नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम समसामयिकी क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, जो कि पतली वाली समसामयिकी है। इसमें हम जुलाई मंथ को शुरू किए हुए हैं, जिसकी 7-8 क्लासेस आपकी लगभग 6-7 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। जिसमें हमने राष्ट्रीय, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, बाकी का योजनाएँ और बाकी का जो भी 1-2 और टॉपिक हैं उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जुलाई मंथ का क्रॉनिकल है। हम यह जो आपका वीडियो हो रहा है, जो करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, ये आगामी पेपर जो आर.ओ. का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ आप यूपी डब्ल्यूएससी का अगर पेट का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी डब्ल्यूएससी का कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 दे रहे हैं, चाहे कोई दे रहे हैं, जिसके लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है या जो करंट अफेयर जिस पे भी पेपर में पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। देखिए, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, उसके साथ ही आपको यह समसामयिकी पढ़नी बहुत आवश्यक है, जो कि मंथली होती है क्रॉनिकल की, ठीक है। तो आर वालों के लिए तो ये स्पष्ट है कि आपने जुलाई में पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा करंट अफेयर का क्या लेवल था, ठीक है। तो बिना क्रॉनिकल का मैगजीन पढ़े आपका करंट अफेयर में कल्याण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप क्रॉनिकल का एक मैगजीन हम करा रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक के मैगजीन्स को हम चेक कराएंगे। उसके साथ साथ हम आय दृष्टि हुआ, चाहे घटना साल हुआ, उसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे आपको, ठीक है। साथ साथ हमारा जो करंट अफेयर रहता है उसमें हम जो कराते हैं, उसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम अंडरलाइन किए रहते हैं। तो आप खाली अंडरलाइन वाला भी पढ़ेंगे तब भी आपको काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं जुलाई मंथ में, उससे संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो चुका है आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित जो भी घटनाएं जुलाई मंथ के मैगजीन में आई हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली घटना क्या है आपकी। पहले कि इलेक्ट्रिक वाहन इनोवेशन समिट का 3रा संस्करण हुआ। तो अब कहाँ पे हुआ है, देखो 20 से 22 मई को मध्य आबू धाबी में, देखिए आबू धाबी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नवाचार सम्मेलन का, कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नवाचार सम्मेलन का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। तो सही से पूछेगा कि कहाँ हुआ है, तो आबू धाबी में हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नवाचार सम्मेलन धारणीय परिवहन की दिशा में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के अभियान का एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी का और सब इसमें जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन जैसे देशों ने विद्युत गतिशीलता को उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। तो जो बाकी का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन इनोवेशन समिट का 3रा संस्करण कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ। किस कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में, राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। बाकी का आप पढ़ सकते हैं, नीचे और डिटेल दिया हुआ, आपको मन हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी घटना देखते हैं आप कि डेंगू के लिए नया टीका, डेंगू के लिए नया टीका आया है TAK-003। तो क्या है, देखिए 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके TAK-003 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो टीका TAK-003 को WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पास्चर द्वारा विकसित किया डेगवैक्सिया या CYD-TDD के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला दूसरी डेंगू की वैक्सीन है, ठीक है। तो क्यूडेंगा के बाद दूसरी वैक्सीन है TAK-003। टकेडा द्वारा विकसित TAK-003 एक जीवित छेडित टीका है, ठीक है। तो किसके द्वारा विकसित है, टकेडा द्वारा विकसित है TAK-003। तो डेंगू का वैक्सीन है TAK-003, किसके द्वारा विकसित है, टकेडा द्वारा विकसित है। WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन इसका हुआ है, और किस वैक्सीन के बाद, क्यूडेंगो वैक्सीन के बाद, ठीक है। इसने डेंगू का कारण बनने वाले वायरस का 4 सीरोटाइप के कमजोर संक्रमण शामिल हैं, ठीक है। बाकी का आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले जो पॉइंट हैं उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप पुराने वीडियोस जो 6 वीडियो पड़े हुए हैं करंट अफेयर की क्रॉनिकल मैगजीन के, अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन्स करंट अफेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सभी मित्रों में से किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर अवश्य ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम इस क्लास को पढ़ा लेंगे तो PDF भी वहीं पे ही प्रोवाइड कर दी जाएगी बाद में, ठीक है। जब ऐसे क्लास खत्म हो जाएगी, जुलाई मंथ का पूरा मैगजीन खत्म हो जाएगा, तो आपको ये हाईलाइटेड जो भी है इसको आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसको ज्वाइन करके जरूर रखिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसरो द्वारा नए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। 9 मई 2024 को भारतीय, अब कौन सा इंजन है, 9 मई
2024 को इसरो के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित एक तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, कहाँ से किया गया? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किए गए इस परीक्षण में पुनः डिजाइन किए गए PS4 इंजन के प्रमुख प्रदर्शनी मापदंडों की पुष्टि की है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद करना है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हुआ है और किसके द्वारा किया है? इसरो द्वारा किया गया है। और कौन सा रॉकेट है? नए तरल इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी का कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो बाकी का पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चौथा पार्ट देखते हैं आप कि अफ्रीकी देशों को R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन की आपूर्ति। ये क्या है? तो 20 मई 2024 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट को भेजकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो R21 मैट्रिक्स एम क्या है? तो एक मलेरिया वैक्सीन है। इसके पहले सेट को कहाँ पे भेजा गया है? अफ्रीकी देशों में भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भेजा गया, जबकि इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे मलेरिया से मृत्यु हो जाती है। कम लागत उच्च प्रभाविता वाले R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन नोवावैक की सहायता से तकनीक के लाभ उठाते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं SI सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के 1,63,800 खुराकें आवंटित की गई हैं, जिसमें 43,200 खुराकें इस क्षेत्र में भेजी गई हैं। मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छरों को काटने से फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति एड ड्वाइट बने। तो 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन ने NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष यान में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। ठीक है, ड्वाइट की उपलब्धि ने स्टार ट्रेक अभिनेता विलियम शैटनर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2021 में 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ड्वाइट की उम्र विलियम शैटनर से 2 माह कम है। तो इससे पहले विलियम शैटनर गए थे जो कि अभिनेता थे। ठीक है, ड्वाइट की उम्र 2 महीना उनसे अधिक है। ठीक है, तो किससे का है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है और के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से एड्रॉइड अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एड्रॉइड जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार भी थे, अतः 60 वर्षों की परीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने के सफल हुए। ठीक है, तो 60 वर्ष बाद ये प्रथम अश्वेत लोग हैं एड्रॉइड, जो कि अमेरिका की तरफ से गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन के दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। ठीक है, तो पहले ये कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है। भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के दल में शामिल होकर पहले अंतरिक्ष यात्री पर्यटक, मतलब अंतरिक्ष यात्री पर्यटक है और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, कौन है? भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली। ये क्या है? तो 21 मई 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलोर में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का कहाँ पे किया गया है? हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलोर में किया गया। ठीक है, EMRC भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनसे परिवारों को सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24/60 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। यह सुविधा वायुसेना की अपने कर्मियों और परिवारों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यह सुविधा। ठीक है, बाकी का यहाँ पे दिया हुआ, यह भारतीय सशस्त्र बलों कर्मियों को शांति और युद्ध दोनों के दौरान सभी प्रकार की घटनाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए कठोर परीक्षण भी आयोजित कराती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है? चीन का लूनर प्रोब मिशन चांगई 6। तो लूनर प्रोब मिशन चीन का क्या है? चांगई 6। ठीक है, 3 मई 2024 को चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग 6 लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, 3 मई 2024 को किया है। ठीक है, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग 6 मिशन को लूनर मिशन को लॉन्च किया है।
चीन द्वारा यह प्रक्षेपण अपने सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 YB के माध्यम के हैनान प्रांत से स्थित वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। तो कहाँ किया गया है? वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है, जो कि कहाँ पे है? हेनान प्रांत में है। किस रॉकेट से किया है? लॉन्च मार्क 5 YB द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। चांग 6 प्रोब चंद्रमा के सुदूर हिस्से पे दक्षिणी ध्रुव में एटकेन बेसिन में उतरेगा। तो कहाँ उतरेगा? चांग 6 प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे एटकेन बेसिन में उतरेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। तो ये क्या है? तो देखते हैं 1 मई 2024 को उड़ीसा के समुद्री तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित स्मार्ट अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित हल्के वजन वाला टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें? इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में उन्नत हल्के वजन टॉर्पीडो को ले जा सकती है। इस करस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली में कई उन्नत सब सिस्टम शामिल हैं, जिसमें 2 चरणीय सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुअल सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम आदि शामिल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक UAV का अनावरण। ये क्या है? 3 मई 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 मई 2024 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई यान, तो कौन है? स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई यान UAV FWD 2020 का अनावरण किया गया। ठीक है। तो मतलब कि मानव नहीं रहेगा उसमें, ये बम को ऊपर से गिराने के लिए है, लेकिन इसमें मानव नहीं रहेगा। ठीक है। तो मानव रहित हवाई यान है UAV FWD 220 का अनावरण किया गया। इसे बेंगलुरु स्थित निजी क्षेत्र की रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है इसको? फ्लाइंग वेज डिफेंस। ये क्या है? बेंगलुरु स्थित एक निजी क्षेत्र की रक्षा एयर स्पेस कंपनी है। ठीक है। FWD 220 एक मध्यम ऊंची लंबी सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई यान है। तो क्या है ये? FWD 2020 मानव रहित लड़ाकू हवाई यान है। इसकी लागत कितनी है? केवल 25 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ठीक है। 100 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ यह ऑप्टिकल सर्विलांस पेलोड के साथ साथ सटीक हवाई हमले वाले हथियार भी ले जा सकता है। इससे अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी महान शक्ति 12 से 20 घंटे है। ठीक है। तो इसका इंडोरेंस कितना है? इंडोरेंस इसका 12 से 20 घंटे का है और इसकी कितनी मतलब स्पीड कितनी है? 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। ये क्या है? तो 29 अप्रैल 2024 को फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के समुद्री विज्ञानियों ने की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि लामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल या अभी तक ज्ञात जल के नीचे का विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है। ठीक है। लामजा ब्लू होल मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट चेटुमल खाड़ी में स्थित है। तो कहाँ भी स्थित है? लामजा ब्लू होल मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में तट पर चेटुमल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। नए मापों से पता चला है कि लामजाम ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। यह ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में सांसायोंगले ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा है। सांसायोंगले ब्लू होल और ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है तथा नवीन खोजों से पूर्व यह अभी तक का विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल था। इसकी गहराई की तुलना शिकागो के ट्रम्प टावर की ऊंचाई से की जाती है। ठीक है। अब ब्लू होल क्या है? ब्लू होल जल के अंदर बने सिंक होल हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान जल के कारण अपरछित या नष्ट हो जाते हैं और फिर ढह जाते हैं, जिससे फलस्वरूप एक बड़ा छिद्र बन जाता है। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाओं के समान है जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
ब्लू होल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ की मूल चट्टानें चूना, पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसी घुलनशील सामग्रियों से बनी होती है। तो ठीक है, ये है ब्लू होल के बारे में। एक तरह से चट्टानें जब अपरदित हो जाती हैं तो नीचे ब्लू होल गुफाओं जैसा बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ मिला है ये? मैक्सिको में मिला है। मैक्सिको में कहाँ मिला है? ताम जा ब्लू होल नाम इसका है। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित चेटुबल की खाड़ी में। तो पूछ सकता है कि युकाटन प्रायद्वीप कहाँ है, किस देश में है? तो युकाटन प्रायद्वीप आपका मैक्सिको में स्थित है। और ये ब्लू होल कहाँ पाया जाता है? उसके अगल बगल में स्थित है चेटुबल की खाड़ी, वहाँ पे यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझे, इसको कट कर दिए। ठीक है, तो आपको मन हो तो पढ़ सकते हैं, बाकी हम इसको बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको क्रॉस ही कर देते हैं। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना हो तो पढ़ देंगे, हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं कि आपको पढ़ना हो पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बाह्य ग्रह 55 कैनेक्री ई के निकट वायुमंडलीय गैस है। ये क्या है? तो मई 2024 में नासा के शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक गर्म चट्टानी बाह्य ग्रह 55 के कैनक्री ई के आसपास वायुमंडलीय गैस का पता लगाया। तो किसके आसपास? बाह्य ग्रह 55 कैनक्री ई के पास वायुमंडलीय गैस का पता लगाया। मतलब कि अपने वायुमंडल से दूर एक और ग्रह खोजा है नासा के वैज्ञानिकों ने, जहाँ पे वायुमंडल का पता लगाया है। ठीक है, 41 प्रकाश वर्ष दूर है, गर्म चट्टानी बाह्य गैस है, जिसका नाम क्या है? 55 कैनक्री ई। ठीक है, यह हमारे सौर मंडल के बाहर किसी चट्टान ग्रह का वातावरण के अस्तित्व का अब तक का सबसे अच्छा प्रमाण है। बाह्य ग्रह 55 कैनक्री ई जैनसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो 55 कैनक्री ई को किसके नाम से जाना जाता है? जैनसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी कक्षा अपने मेजबान तारे के केवल 2.25 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह 5 ज्ञात ग्रहों में से एक है जो कर्क तारामंडल के सूर्य के समान तारे 55 कैनक्री की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से लगभग दोगुनी व्यास और थोड़ा अधिक घनत्व के साथ यह ग्रह सुपर अर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा पृथ्वी से बड़ा, इसको क्या बोलते हैं? सुपर अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से। ठीक है, क्या है कि नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना। ठीक है, मई 2024 को नासा ने पेलोड के कुशलतापूर्वक परिवहन के लिए चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। इसके लिए वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा पर भेजेगी। यह रेलवे प्रणाली नासा की चंद्रमा से मंगल तक की पहल का हिस्सा है। ठीक है, यह रेलवे प्रणाली नासा का चंद्रमा से मंगल तक की पहल का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासा, अब बाकी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना अंडरलाइन किए हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए यहाँ पे। फ्लोट परियोजना में बिना पावर बने वाले चुंबकीय रोबोटों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, वो 1.5 अरब वर्ष पुराना विशालकाय वायरस कहाँ मिला है देखिए। तो हाल ही में अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में के भूतापीय स्रोतों में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशालकाय वायरस के पाए गए हैं। ठीक है, तो कहाँ पाएगा? अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भूतापीय स्रोतों में 1.5 अरब पुराना वायरस पाया गया है। ठीक है, वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे उन परिस्थितियों का पता चल सकता है जिसके तहत पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। इस वायरस में विशालकाय के रूप में इसलिए संदर्भित किया गया है क्योंकि इनमें सामान्य वायरस की तुलना में बहुत बड़े जीनोम पाए जाते हैं। ठीक है, यह वायरस उस अवधि के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जब पृथ्वी एकल कोष की उभरने लगे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसे 1872 में खोला गया था। 1976 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और 1978 में विश्व धरोहर स्थल में इसको नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप, ये क्या है? तो मई 2024 में सेमी कंडक्टर स्टार्टअप माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप का लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, ये क्या है? इसे सिक्योर आईटी नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको सिक्योर आईटी नाम दिया गया है तथा इसे इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, इससे IoT उपकरणों को लक्षित करते हुए समान श्रेणियों में मौजूदा चिप्स की तुलना में 30% अधिक लागत प्रभावी होने के अनुमान है। सिक्योर IoT 7 मेगाहर्ट्ज वाला ब्लॉक किया गया एक उच्च प्रदर्शन वाला माइक्रो कंट्रोलर है। यह स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट सिटी डिवाइस, स्मार्ट लॉक, फायर स्पीकर जैसे कनेक्टेड डोमेस्टिक डिवाइस के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एम्स एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के मध्य समझौता हुआ है। क्या हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के साथ बोस्टन के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ एम्स दिल्ली ने समझौता किया। क्या किया है? समझौता ज्ञापन चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग संबंधित है। दोनों संस्थानों के अधिकारियों ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी में कर्मचारी और छात्र आदान प्रदान, शैक्षिक सम्मेलन और सहयोगी डिग्री कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित आपके जो भी जुलाई महीने के करंट अफेयर है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, आपको ये क्रॉनिकल के वीडियोज़ मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। पुराने वीडियोज़ हम नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।